आज हम लोग कॉम्पोजिट रेंट को स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट स्टडी करेंगे कॉम्पोजिट रेंट होता क्या है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे कॉम्पोजिट रेंट का टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा। देखो कॉम्पोजिट रेंट होता क्या है। टुगेदर विद द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ध्यान देना, टुगेदर विद द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ओनर ऑफ द बिल्डिंग मे समटाइम्स रिसीव रेंट फॉर अदर एसेट्स एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। अगर आपने ध्यान दिया, तीन एलिमेंट्स को लेकर बात किया। नंबर वन, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। सेकंड बात किया रेंट फॉर अदर एसेट्स। थर्ड बात किया चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। देखो, ओनर ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग लेट आउट करने के टाइम में बिल्डिंग के साथ अटैच्ड एसेट्स भी लेट आउट करता है, जैसा फर्नीचर वगैरह। तो अगर बिल्डिंग लेट आउट करने के साथ साथ बिल्डिंग में अटैच्ड एसेट्स को भी लेट आउट किया जाए, फर्नीचर वगैरह, तो वो फर्नीचर वगैरह के लिए उसको रेंट मिलता है। बिल्डिंग का रेंट तो मिलता ही है, साथ साथ फर्नीचर वगैरह के लिए भी उसको रेंट मिलता है। कभी कभी सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द ओनर ऑफ द बिल्डिंग टू द टेनेंट। कैसा? जैसे मानो कि पावर बैकअप का सर्विसेज, लिफ्ट का सर्विसेज, गार्डनिंग का सर्विसेज, ये सारा सर्विसेज पे करने के लिए भी वो चार्जेस कलेक्ट करता है टेनेंट से। तो देखो, ओनर ऑफ द बिल्डिंग को कभी कभी तीन तीन एलिमेंट्स मिलता है टेनेंट से। नंबर वन, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। सेकंड, रेंट ऑफ अदर एसेट्स। थर्ड, चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तो ये तीनों अमाउंट को एक साथ बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। बात समझ में आया? तो जो बात अभी किया था उसको एक बार रिपीट करें। टुगेदर विद द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ओनर ऑफ द बिल्डिंग मे समटाइम्स रिसीव रेंट फॉर अदर एसेट्स एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ऑल द अमाउंट्स, कंबाइंड अमाउंट जो है उसको बोला जाता है कंपोजिट रेंट। अभी क्वेश्चन अराइज करेगा, कंपोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। कंपोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? देखिए, आपका आंसर होना चाहिए आउट ऑफ इंटायर कंपोजिट रेंट द सम एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली is to be assessed under section 22 as income from house property. I repeat, out of entire composite rent, the sum attributable to the use of the property only is to be assessed under section 22 as income from house property, and the sum attributable to the use of different assets and charges for different services is to be assessed under section 28 as PGBP or अंडर सेक्शन 56 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में बी। देखो, रेंट ऑफ द बिल्डिंग को असिस्ट किया जाएगा सेक्शन नंबर 22 का हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। रेंट फॉर डिफरेंट एसेट्स एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज वाला जो सम है, जो अमाउंट है, वो अमाउंट को असिस्ट किया जाएगा इधर तो सेक्शन नंबर 28 का हिसाब से पीजीबीपी हेड के अंडर, और नहीं तो सेक्शन नंबर 56 का हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर। वो डिपेंड करेगा एसएससी कौन सा फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। एसएससी अगर बताएगा डिफरेंट एसेट्स को लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना मेरा बिजनेस है, तो ऐसा सिचुएशन में डिफरेंट एसेट्स लेट आउट करने में जो रेंटल इनकम आ रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो चार्जेस मिल रहे हैं, वो रेंटल इनकम, वो चार्जेस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 28 का हिसाब से। बट अगर एसएससी बताएगा ऐसा करना मेरा बिजनेस नहीं है, डिफरेंट एसेट्स को लेट आउट करना मेरा बिजनेस नहीं है, डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना मेरा बिजनेस नहीं है, कभी कभी ऐसा हम करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में डिफरेंट एसेट्स लेट आउट करने में जो रेंटल इनकम आ रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो चार्जेस मिल रहे हैं, वो दोनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 56 का हिसाब से। बात आपको समझ में आया? बट मेन क्वेश्चन इज वो दोनों अमाउंट को स्प्लिट कैसे किया जाएगा, मेथड ऑफ स्प्लिट अप क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आ जाइए कंपोजिट रेंट का स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब स्टडी मटेरियल में आ जाइए। कंपोजिट रेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है। द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी, मे समटाइम्स रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज नंबर वन, एज वेल एज अदर एसेट्स, दिस इज नंबर टू, फॉर डिफरेंट सर्विसेज, दिस इज नंबर थ्री। बात समझ में आ रहा है? Owner of the building may sometimes receive rent in respect of the building. This is number one. Second, rent in respect of other assets. Third, charges for different services. अगर इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा तो कंपोजिट रेंट इक्वल्स टू रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट्स प्लस चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग तो समझ में आता है। रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट्स मतलब लाइक से फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज मतलब लाइक से लिफ्ट्स, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। बात समझ में आया? देखिए नीचे वो सारा बात को फिर घुमा फिरा के लिखा गया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टुगेदर विद द रेंट ऑफ द बिल्डिंग
if the owner gets charges for other services or rent of other assets provided in the building, amount so received is termed as composite rent. composite rent को इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। composite rent equals to rent for building plus rent for assets plus charges for various services. composite rent equals to rent for building plus rent for other assets plus charges for different services. next tax statement of composite rent बात किया जा रहा है where composite rent includes रेंट ऑफ बिल्डिंग, कॉमा देकर लिख दो, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज. द कंपोजिट रेंट हैज टू बी स्प्लिट अप इन द फॉलोइंग मैनर. देखो मेथड ऑफ स्प्लिट अप के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बात किया जा रहा है स्प्लिटेड अमाउंट को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा उसके बारे में. मेथड ऑफ स्प्लिट अप में अभी नहीं आया है हम लोगों ने, और नीचे करेंगे स्टडी. अभी जो स्टडी कर रहे हैं स्प्लिटेड अमाउंट को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा उसके बारे में. दिस सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 22 एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. द सम एट्रीब्यूटेबल टू, देखो इसमें कर दो, यूज ऑफ डिफरेंट एसेट्स, different assets and use of services is to be charged to tax under the head PGBP or under the head income from other sources as the case may be. बात समझ में आया? Next, method of split up. This is very much important. Method of split up is very much important. ध्यान देना क्या बात किया जा रहा है. नंबर ए पॉइंट, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, अदर एसेट्स का बगल में आप एरो देकर लिखो, एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी, एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी, एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज को आप नंबर 3 बनाओ. क्लियर? आर इनसेपरेबल. तो देखो ये वाला पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी आर इनसेपरेबल, इन दैट सिचुएशन टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. बी वाला पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, बगल में आप एरो देकर लिखो, अदर एसेट्स का बगल में एरो देकर लिखो, एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी, एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी आर सेपरेबल. बी वाला पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स एंड और प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी आर सेपरेबल, तो इन दैट सिचुएशन टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. तो देखो सेपरेबल इनसेपरेबल जो वर्ड यूज किया गया है रियल सेंस में इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है, अगर अदर पार्टी मतलब टेनेंट डज नॉट एक्सेप्ट द लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स एंड और विदाउट प्रोविजन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एज द केस मे बी, देन वो सिचुएशन को बोला जाएगा इनसेपरेबल. आई रिपीट, if other party does not accept the letting out of building without letting out of other assets and or without provision of different services as the case may be, then वो सिचुएशन को बोला जाएगा इनसेपरेबल. इनसेपरेबल होने में क्या होगा, आइए टैक्स स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं. वेयर कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स एंड, देखो सर्विसेज फॉर अदर चार्जेस नहीं होगा, चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज होगा. काट के आप लिखो चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज, चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज, एंड द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, मतलब इनसेपरेबल. इनसेपरेबल का मतलब क्या है, नेक्स्ट मेंशन किया जा रहा है, दैट इज द अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स, बगल में अब लिखो, and or without provision of different services as the case may be, and or without provision of different services as the case may be, then the rent is taxable either as business income or income from other sources as the case may be. तो देखो बेसिक जो बात किया जा रहा है, अगर सिचुएशन इनसेपरेबल वाला है, इनसेपरेबल सिचुएशन में एंटायर कंपोजिट रेंट इंक्लूडिंग द सम एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, एंटायर कंपोजिट रेंट इंक्लूडिंग the sum attributable to the use of the property taxable होगा either to PGBP हेड में और नहीं तो other sources हेड में as the case may be. देखो अगर अमाउंट को सेपरेट किया भी जा रहा है
बट सिचुएशन इंसेपरेबल है। सिचुएशन इंसेपरेबल का मतलब आपको समझ में आया? बात किया जा रहा है अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट, उसको बताया जा रहा है इंसेपरेबल। साम अगर सेपरेबल है, जो एंटायर कॉम्पोजिट रेंट है उसको अगर एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, टू द यूज ऑफ अदर एसेट्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज, उसमें अगर एट्रीब्यूट किया भी जा सकता है, फिर भी जो टैक्स ट्रीटमेंट बताया वो टैक्स ट्रीटमेंट ही एप्लीकेबल होगा। सिचुएशन इंसेपरेबल होने में ये वाला टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा। साम को सेपरेट किया जाने में भी आप जैसा सोच रहे हो वो टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। सिचुएशन अगर इनसेपरेबल है, सम मतलब अमाउंट सेपरेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो टैक्स ट्रीटमेंट बताया गया वही होने वाला है। क्लियर? एंड नेक्स्ट, अगर आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज भी कर रहा है कि एंटायर जो कंपोजिट रेंट वाला अमाउंट है, वो एंटायर कंपोजिट रेंट वाला अमाउंट अगर सेपरेबल है, तो जितना अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली, उतना अमाउंट तो टैक्सेबल होना ही चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। बट हम आपको बताएं, सिचुएशन अगर इंसेपरेबल है, सिचुएशन इंसेपरेबल मतलब वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट। तो अगर सिचुएशन इंसेपरेबल है, सिचुएशन इंसेपरेबल होने में एंटायर कंपोजिट रेंट के अंडर अगर तीन अमाउंट्स सेपरेबल भी है, कौन सा तीन अमाउंट्स? नंबर वन, द सम एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली। सेकंड, द सम एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ अदर एसेट्स ओनली। थर्ड, द सम एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ डिफरेंट सर्विसेज ओनली। वो तीन सम्स सेपरेबल होने में भी जितना सम एट्रीब्यूटेबल है टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली, उतना सम भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। वो जो तीन सम्स है, वो तीन सम्स इधर तो टैक्सेबल होगा, वो तीन सम्स टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में, और टैक्सेबल होगा वो तीन सम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। बात आपको समझ में आया? बट डिसीजन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द एसएससी। एसएससी अगर बताएंगे कि डिफरेंट एसेट्स को लेट आउट करना, डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना मेरा बिजनेस जैसा बनता है, हम इसको फ्रीक्वेंटली करते हैं एंड हम इसको बिजनेस मानते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में जो कंपोजिट रेंट वाला अमाउंट है, इंटायर कंपोजिट रेंट पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एसएससी बताएंगे कि डिफरेंट एसेट्स को लेट आउट करना, डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना मेरा बिजनेस जैसा नहीं बनता है, हम इसको हार्डली नहीं करते है, इसको हम बिजनेस नहीं मानते, तो ऐसा सिचुएशन में इंटायर कंपोजिट रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस हेड में। अच्छा, ये जो इंसेपरेबल वाला सिचुएशन बता रहा है, इंसेपरेबल वाला सिचुएशन का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण वो जो होटल रूम्स होता है, ऑडिटोरियम्स होता है, वो सारा इंसेपरेबल सिचुएशन का उदाहरण है। और कि पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जो होता है वो भी इंसेपरेबल सिचुएशन का उदाहरण है। जनरली पेइंग गेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो अमाउंट रिसिप्ट होता है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। क्लियर? आइए फॉलो कीजिए। दिस इज एप्लीकेबल, मतलब वो इंसेपरेबल वाला सिचुएशन में जो टैक्स ट्रीटमेंट, वो टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर द टू लेटिंग्स इज फिक्स्ड सेपरेटली। अगर सम को सेपरेट किया भी जा सकता है, फिर भी वही टैक्स ट्रीटमेंट होगा जो टैक्स ट्रीटमेंट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, सम रिसिप्ट फॉर द यूज ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर इंसेपरेबल एसेट्स एंड सर्विसेज। अगर ये वाला सिचुएशन है, इंसेपरेबल वाला सिचुएशन है, तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? द होल सम शैल बी चार्जेबल अंडर दैट पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज द केस में बी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द एसएससी। उदाहरण क्या है? फॉलो कीजिए। लेटिंग आउट ऑफ होटल रूम्स, ऑडिटोरियम्स etc. Rent from paying guest is generally taxable under that income from other sources. Next, if letting out buildings and other assets and or provision of different services as the case may be are separable, तो क्या होगा? Where composite rent is a receipt from letting out of buildings and other assets and charges for services होगा, काट के लिखो charges for services, and the two lettings are separable. That is, letting out of one is acceptable to the other party without letting out of other, अब एरो देकर लिखो, and or without provision of services, and or without provision of services। क्या बात किया जा रहा है? Where composite rent is a receipt from letting out of buildings and other assets and charges for services, and the two lettings are separable. That is, letting out of one is acceptable to the other party without letting out of the other and or without provision of services. Then income from letting out of building is taxable under income from house property. जितना सम एट्रीब्यूटेबल है टू द यूज ऑफ द बिल्डिंग, उतना सम चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। हो सकता है देखो
वो जो 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स को एक साथ रिसिप्ट किया जा रहा है, बट वो 3 एलिमेंट्स एक साथ रिसिप्ट होने में भी एंटायर अमाउंट में जितना सम एट्रीब्यूटेबल है टू द यूज ऑफ द बिल्डिंग उतना सम टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? एंड रिमेनिंग जो सम है वो सम टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी और नहीं तो अदर सोर्सेस हेड में, एज द केस में भी। देखिए नेक्स्ट बात किया जा रहा है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स। आपको मिला इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का बगल में अब एरो देकर लिखो एंड और विदाउट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एंड और विदाउट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो अगर एक साथ बताएंगे तो ऐसा होगा इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स एंड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में बी। दिस इज एप्लीकेबल, मतलब सेपरेबल वाला सिचुएशन में जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो एप्लीकेबल होगा इवन इफ कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम इट्स टेनेंट फॉर द टू लेटिंग्स। मतलब अगर वो 3 एलिमेंट्स को एक साथ भी रिसिप्ट किया जा रहा है फिर भी जितना अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है टू द यूज ऑफ द बिल्डिंग उतना तो टैक्सेबल होगा ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में, एंड रिमेनिंग जो अमाउंट्स है वो टैक्सेबल होगा इधर तो पीजीबीपी हेड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, एज द केस में भी। देखिए नीचे वही सारा बात किया जा रहा है सम रिसिप्ट फॉर द यूज ऑफ द बिल्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, सम रिसिप्ट फॉर अदर सेपरेबल एसेट्स एंड सर्विसेज पीजीबीपी हेड और नहीं तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, एज द केस में भी। बात क्लियर? एंड नेक्स्ट हैंड रिटन चार्ट को फॉलो कीजिए। हैंड रिटन चार्ट में वही सारा बात लिखा गया है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आ जाइए हैंड रिटन चार्ट में। देखिए बात क्या जा रहा है टुगेदर विद द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज नंबर 1। The owner of a house property may sometimes receives a rent in respect of other assets. This is number 2. And charges for different services. This is number 3. तो 3 एलिमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। नंबर 1 रेंट ऑफ द बिल्डिंग, सेकंड रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट्स, थर्ड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। बात समझ में आ गया? ये तीनों एलिमेंट्स को एक साथ बताया जाता है कंपोजिट रेंट। ये तीनों एलिमेंट्स को एक साथ बताया जाता है कंपोजिट रेंट। वही बात किया जा रहा है together with the rent of the building, the owner of a house property may sometimes receives a rent in respect of other assets like say furniture, plant and machinery, and charges for different services provided in the house property like say lifts, security, power backup, garden facility, food, lighting, etc. The amount so received is termed as composite rent. वो जो 3 एलिमेंट्स रिसिप्ट होता है वो 3 एलिमेंट्स को एक साथ बोला जाता है कंपोजिट रेंट। नाउ कंपोजिट रेंट का फॉर्मूला क्या बना? कंपोजिट रेंट को अगर इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनेगा? कंपोजिट रेंट इक्वल्स टू वो 3 एलिमेंट्स का सम। देखिए बात क्या चल रहा है रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस रेंट फॉर एसेट्स प्लस चार्जेस फॉर वेरियस सर्विसेज। बात समझ में आया? नाउ कंपोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो तो आपको पता ही है। इनसेपरेबल होने में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा एंड सेपरेबल होने में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। आइए वही बात को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। वेयर कंपोजिट रेंट इज रिसिप्ट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग and other assets and or charges for different services and two lettings are not separable, that is other party does not accept letting out a building without other assets and or provision of services, then entire sum so received from house property is chargeable as PGBP or IFOS as the case may be, even if composite rent is segregable or separable। देखो 3 एलिमेंट्स सेपरेबल होने में ऐसा नहीं होगा कि the amount attributable to the use of the building वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एंटायर सम इधर पीजीबीपी और नहीं तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। एग्जांपल लेटिंग आउट ऑफ होटल रूम्स, ऑडिटोरियम्स और रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट, ये सारा होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगर सेपरेबल है टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? where composite rent is received from letting out of building and other assets and or charges for different services and two lettings are separable, that is letting out of one is acceptable to the other party without other assets and or provision of services, then income from letting out of building is taxable under IFH, matlab income from house property head, and income from letting out of other assets and or provision of services under PGBP head or IFOS as the case may be, even if composite rent is received in combined form or aggregate form। एक साथ वो 3 एलिमेंट्स रिसिप्ट होने में भी जितना सम एट्रीब्यूटेबल होगा टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली उतना सम तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा एंड रिमेनिंग सम टैक्सेबल होगा इधर तो पीजीबीपी हेड और अदर सोर्सेज हेड एज द केस मे बी। बात क्लियर हो गया? तो कंपोजिट रेंट को लेकर डिस्कशन यहाँ हम लोग एंड करते हैं।